हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसआई के एग्ज़ाम हो, पटवारी हो, या फिर संविदा हो, सीटेट हो, पीसीएस या पीएससी हो, या आरएएस या आईएएस के एग्ज़ाम हो। इन सभी एग्जाम्स में, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल हिंदी पूछी जा रही है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वचन का। तो वचन एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपके दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें वचन। अब वचन किसे कहा जाता है फ्रेंड? वचन, ठीक है। तो वचन किसे कहा जाता है? तो वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संख्या। क्या अर्थ होता है इसका? संख्या। तो हम इसको वचन को परिभाषित कैसे करेंगे? तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा वचन में? तो वचन में हमें संख्या के बारे में पता चलता है। तो इससे क्या होगा? तो जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के एक या एक से अधिक होने के बोध होता है या एक से अधिक होने की जानकारी मिलती है तो उसे हम वचन कहते हैं। आ रहा समझ में? तो हमने बोला जैसे लड़का, ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने बोला जैसे लड़का। तो अब यहाँ पर जैसे जो लड़का शब्द है तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि इसमें लड़का मतलब एक लड़के की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की। और अगर हम यहाँ पर बोल दें जैसे लड़के, तो अब लड़के यहाँ पर कैसा शब्द हो जाएगा? तो लड़के शब्द जब यहाँ पर हमने लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से अधिक लड़के हैं, मतलब यह बहुवचन शब्द हो जाता है। तो एक वचन में हमें एक के बारे में पता चलता है और बहुवचन में बहुत सारे। आ रहा समझ में? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि वचन क्या होता है। तो सीधी सरल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं और हमारी हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संस्कृत में वचन के प्रकार, संस्कृत में, ठीक है, तो संस्कृत में वचन, तो संस्कृत में वचन के कितने प्रकार हो जाते हैं फ्रेंड? तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 3 वचन कौन कौन से हो जाते हैं संस्कृत में? तो यहाँ पर पहला देखिए एक वचन, पहला हो जाता है एक वचन, दूसरा हो जाता है द्विवचन और तीसरा हो जाता है बहुवचन। तो ऐसे संस्कृत में हम देखते हैं 3 वचन होते हैं। लेकिन हमारी हिंदी में कितने वचन होते हैं? फ्रेंड, हिंदी में हमको 2 ही वचन पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इसमें संस्कृत में जो 3 वचन दिए गए हैं इनका मतलब क्या क्या हो जाता है? तो एक वचन में एक के बारे में पता चलता है, द्विवचन में 2 वस्तु या 2 व्यक्ति के बारे में पता चलता है, और जो बहुवचन होता है तो बहुवचन में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में पता चलता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो ऐसे संस्कृत में 3 वचन होते हैं। लेकिन हमारी हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में आपको 2 वचन याद रखना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो हिंदी होती है हमारी, तो हिंदी में वचन के कितने प्रकार हो जाते हैं? तो हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड। 2 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर पहला वचन, पहला हो जाता है एक वचन, पहला होता है एक वचन और दूसरा हो जाता है बहुवचन, ठीक है। अब एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं? तो एक वचन का सीधा सा मतलब होता है कि जिससे हमें एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है तो एक वचन हो जाएगा, और दूसरा हो जाता है बहुवचन, तो जिसमें हमें एक से अधिक
व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में पता चलता है या बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो ऐसे हिंदी में दो वचन होते हैं फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। अब इसमें देखिए, पहले शुरू करते हैं यहाँ पर एक वचन को, ठीक है, पहले शुरू करते हैं एक वचन। अब एक वचन किसे कहा जाता है, तो सीधे सिंपल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में पता चलता है या बोध होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वचन किसे कहेंगे, तो जिन शब्दों से एक व्यक्ति, जिन शब्दों से एक व्यक्ति या वस्तु, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एक वचन का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, सीधी सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि जिन शब्दों से हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है या एक वस्तु के बारे में पता चलता है या एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ एक के बारे में पता चलता है, इसलिए इसको हम एक वचन कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें एक का ही पता चलता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर घोड़ा, क्या लिख दिया यहाँ पर घोड़ा, तो घोड़ा यहाँ पर क्या हो जाता है, एक वचन है। फिर इसके बाद में ऐसे हमने लिखा यहाँ पर लड़का, तो लड़का यहाँ पर कैसा शब्द है, ये एक वचन है। इनसे हमें सिर्फ एक के बारे में पता चलता है। फिर इसके बाद में हमने लिखा जैसे यहाँ पर लड़की, तो लड़की भी यहाँ पर क्या है, एक वचन है। इससे हमें एक के बारे में ही पता चल रहा है। फिर इसके बाद में ऐसे ही बोलते हैं हम, जैसे नदी, तो नदी यहाँ पर कैसा शब्द है, एक वचन शब्द है। इससे हमें एक नदी के बारे में पता चलता है। तो ऐसे और भी कई शब्द हैं, ठीक है, और भी ऐसे कई शब्द हैं जिनसे हमें सिर्फ एक के बारे में पता चलता है, तो वहाँ पर यह एक वचन शब्द होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब ये तो हुई एक वचन की बात। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ बहुवचन। तो देखिए बहुवचन किसे कहा जाता है, बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। तो बहु का मतलब क्या हो जाता है, बहु मतलब बहुत सारे, वचन मतलब संख्या। तो जिन शब्दों से हमें बहुत सारी संख्या के बारे में पता चलता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो आप इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं, व्यक्ति या वस्तुओं की एक से अधिक, वस्तुओं की एक से अधिक संख्या का बोध होता है, एक से अधिक संख्या का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा बहुवचन में, तो इसमें हम देखेंगे कि किसी भी जो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति या जो भी वस्तुएं होती हैं, तो ऐसे शब्द जिनसे हमें व्यक्ति की या वस्तुओं की एक से अधिक संख्या के बारे में पता चलता है या एक से अधिक संख्या का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। आ रहा समझ में। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनसे हमें एक से अधिक लोगों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में पता चलता है, एक से अधिक वस्तुओं के बारे में पता चलता है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पर। तो कुछ उदाहरण में जैसे अब मैंने लिख दिया यहाँ पर घोड़े, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर मैंने घोड़े। तो घोड़े यहाँ पर कैसा शब्द है, ये बहुवचन है, क्योंकि घोड़े मतलब बहुत सारे घोड़े। कितने हैं, तो इनकी संख्या निश्चित नहीं है, मतलब एक से तो ज़्यादा ही है। फिर इसके बाद में हमने बोला यहाँ पर लड़कियाँ, तो लड़कियाँ यहाँ पर कैसा शब्द हो जाता है, यह बहुवचन। तो इसमें हम देखते हैं कि ये
इसमें हमेशा एक से अधिक संख्या के बारे में ही हमें पता चलता है। इसके बाद फिर ऐसे ही नदियाँ, ठीक है, तो घोड़े हैं, लड़कियां हैं, नदियां हैं और भी तमाम शब्द जिनसे हमें एक से अधिक संख्या के बारे में पता चलता है, तो वहां पर ये बहुवचन होता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें एक से अधिक संख्या के बारे में बोध होता है या एक से अधिक संख्या का पता चलता है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे पूछ सकता है आपसे, तो एग्जाम में पहली बात तो ये इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक बहुवचन शब्द होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि एक वचन और बहुवचन के नियम। तो एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। तो देखिए इसमें एक वचन से बहुवचन के नियम। अगला देखिए इसमें कि एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो कोई भी शब्द है जिसमें हमें एक वचन के बारे में पता चल रहा है, मतलब उसकी एक संख्या के बारे में पता चलता है, तो उससे कई संख्याओं के बारे में हमें पता चलेगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो एक वचन से जो शब्द एक वचन है, तो उस एक वचन शब्द को बहुवचन हम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो देखिए इसमें पहला नियम, तो इसमें नियम पहला आता है कि यदि, पहला नियम है कि यदि आकारांत शब्द है, यदि आकारांत शब्द है या शब्द यदि आकारांत है तो ए लगाकर, तो ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। अब ये कैसे होगा, तो देखिए इसमें तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर शुरू में, तो हमने लिखा है कि यदि आकारांत शब्द है कोई। अब ये आकारांत का मतलब क्या होता है, तो आकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में अगर आ होगा, तो जिसके भी अंत में आ होगा तो वह क्या हो जाएगा, आकारांत। आ रहा समझ में, तो जिस शब्द के अंत में आ होता है वह आकारांत कहलाता है। और अगर ऐसा कोई आकारांत शब्द है तो उसमें यदि हम ए लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाता है। कैसे होगा, तो देखिए, तो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, उदाहरण मैंने लिखा यहाँ पर कि जैसे इधर अपन ने लिखा ये एक वचन है शब्द, इधर ये एक वचन शब्द होता है और इधर ये इसको हमें बहुवचन बनाना है। तो एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो इसके कुछ नियम है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर घोड़ा, तो घोड़ा कैसा शब्द है फ्रेंड, तो घोड़ा यहाँ पर एक वचन है। अब इसका हमें बहुवचन बनाना है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, तो इसमें हमें एक ही मात्रा लगानी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, घोड़े, क्या हो जाएगा, घोड़े। तो जब हमने घोड़ा से ए उसमें लगा दिया, मतलब यहाँ पर जो घोड़ा था तो इसके अंत में क्या था, आ। तो जिस शब्द के भी अंत में ये आ होता है इसी को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं आकारांत। तो जिस शब्द के अंत में आ होगा तो वह आकारांत हो जाएगा, जिस शब्द के अंत में अ होगा तो अकारांत हो जाएगा, जिस शब्द के अंत में ई होगा तो ईकारांत हो जाएगा, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई होगा तो वह ईकारांत हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो ऐसे आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जिन शब्दों के भी अंत में से आ होता है तो वह आकारांत होता है। तो अब जो आकारांत शब्द होते हैं तो इनके अंत में यदि हम ए लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाता है। कैसे, तो यहाँ पर जैसे घोड़ा हमने लिखा था तो इसके अंत में हमने लगा दिया ए, तो ये क्या हो गया, घोड़े, मतलब यह बहुवचन हो गया, तो बहुत सारे घोड़े। अब इसके बाद में ऐसे फिर अगला उदाहरण देखिए इसका, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो इसमें एक वचन कैसे बनाएंगे और इसका बहुवचन कैसे बनेगा, तो एक वचन और फिर इससे बहुवचन हम बना रहे हैं। तो अगले कुछ शब्द देखिए इसमें, जैसे अगला शब्द आ जाता है कि जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि पत्ता, ठीक है, पत्ता। तो पत्ता यहाँ पर कैसा शब्द है फ्रेंड, तो पत्ता यहाँ पर एक वचन शब्द होता है और इसका हम यदि बहुवचन बनाएंगे तो इसका बहुवचन क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा पत्ते। क्या हो जाएगा, पत्ते, यहाँ पर बहुवचन हो जाता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही
अगला आ जाता है चूहा। चूहा, तो चूहा यहाँ पर एक वचन है और बहुवचन क्या हो जाएगा, चूहे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चूहा यहाँ पर एक वचन शब्द है, अब बताइए इसमें एक कौन सा प्रत्यय लगाया जाए कि जिससे यह बहुवचन हो जाए। तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा ए। तो जैसे ही हम इसमें ए लगाते हैं तो ये चूहा से क्या हो जाएगा, चूहे हो जाएगा। पत्ता से क्या हो जाएगा, पत्ते हो जाएगा। घोड़ा से क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा। और इसके बाद फिर ऐसे जैसे लड़का है, लड़का, तो लड़का यहाँ पर एक वचन शब्द होता है। अब इसको यदि बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, तो हम इसमें लगा देंगे ए, तो ये क्या हो जाएगा, लड़के। तो जैसे लड़के हम बोल रहे हैं तो लड़के यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये बहुवचन शब्द हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनके अंत में आ होता है, मतलब आकारांत शब्द होते हैं, और उसमें अगर हम ए लगा देते हैं तो वह बहुवचन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे, अगला देखिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसके अंत में आ होता है, जो अकारांत शब्द कहलाते हैं। तो जिसके अंत में आ होता है और यदि हम उसमें ये ए जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाता है। कैसे हो जाएगा, ये देखिए। अगला नियम आता है कि यदि अकारांत हो, यदि शब्द अकारांत हो, यदि शब्द अकारांत होता है, यदि शब्द अकारांत हो तो ए लगाकर, ठीक है, ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। बहुवचन बनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या होगा, तो कुछ ऐसा शब्द होते हैं फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में आ होता है। तो जिसके भी अंत में आ हो तो अगर उसमें हम ए लगा देते हैं, ए, तो ए लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाता है। तो कैसे, कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए इसमें कुछ उदाहरण आता है इसका। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक वचन शब्द कैसा होगा और फिर एक वचन से इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर रात, तो रात यहाँ पर कैसा शब्द है, एक वचन। अब हम यहाँ पर इसका बहुवचन बनाएंगे, तो बहुवचन कैसे बनेगा, तो हमें यहाँ पर त में एक की मात्रा लगाना है और उसमें ये बिंदु रहेगी, तो ये हो जाएगा रातें। क्या हो जाएगा, रातें। तो रातें यहाँ पर किस प्रकार का शब्द होगा, तो ये हो जाता है बहुवचन। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर ऐसे ही बात, तो बात यहाँ पर कैसा शब्द होता है फ्रेंड, एक वचन, ठीक है। तो इनके अंत में क्या है, रात के अंत में क्या था, अ, इधर बात के अंत में क्या है, अ, तो इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, आकारांत। तो आकारांत का मतलब होता है कि जिसके अंत में अ होगा, तो जिसके अंत में भी अ होता है वह क्या कहलाता है, अकारांत। और जिसके अंत में आ होता है वह आकारांत होगा, जिसके अंत में ई होता है वह ईकारांत होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे रात था तो रात के अंत में क्या था, अ था। ऐसे यहाँ पर बात शब्द है तो इसके अंत में क्या है, अ है, तो ये क्या कहलाएगा, अकारांत कहलाता है। अब इसमें यदि हम ए लगा देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, बहुवचन। क्या हो जाएगा, ये बहुवचन। तो बात का क्या हो जाएगा, बातें। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बात शब्द होता है यह एक वचन होता है, इसे हम बहुवचन बनाने के लिए एक कौन सा इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा क्या जोड़ना है अपने को, ए। क्या जोड़ेंगे, ए। तो जैसे ही बात में अगर ए जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें कुछ ऐसे स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती है कि जिसमें हम अगर या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे। तो अगला नियम आता है कि यदि इकारांत या ईकारांत, ठीक है, दोनों ही इसमें ध्यान रखिएगा कि छोटी ई भी आ सकती है और बड़ी ई भी आ सकती है। तो जो छोटी ई होती है उसको इकारांत कहते हैं, जो बड़ी ई होती है उसे ईकारांत कहते हैं, ठीक है।
तो यहां पर अपन देखते हैं कि यदि ईकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है तो उसमें या क्या बोलेंगे उसको, या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, लगाकर बहुवचन, ठीक है, बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें, तो यहां पर हमने देखा कि यदि ईकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है तो उसमें हम या लगाकर उसे बहुवचन बना देते हैं। तो देखिए इसमें कुछ एक वचन और उसके बाद फिर बहुवचन, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ एक वचन संज्ञाएं जो स्त्रीलिंग होती है और उसे बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें कुछ एक वचन और बहुवचन में, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा, जैसे नदी, क्या लिखा हमने, नदी। तो नदी यहाँ पर क्या है, ईकारांत होती है। ईकारांत मतलब इसके अंत में क्या है, बड़ी ई है। तो बड़ी ई है तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ईकारांत। इसमें क्या है, बड़ी ई है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ईकारांत। अब इसको हमें बहुवचन बनाना है, तो बहुवचन क्या करेंगे, इसमें बहुवचन बनाएंगे जब, आपको ध्यान रखना है कि नदी का क्या हो जाएगा, नदियाँ, नदी का क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा। तो नदी यहाँ पर एक वचन है और नदियाँ यहाँ पर बहुवचन हो जाता है। फिर इसमें एक छोटी ई का उदाहरण अपन देखते हैं। तो छोटी ई के उदाहरण में जैसे जाति, तो जाति में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो त है, तो त के अंत में यहाँ पर क्या होता है, छोटी ई होता है, ठीक है। तो त के अंत में क्या है, छोटी ई है। अब इसको हम बहुवचन बनाएंगे, तो बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जाति। तो इसमें या लग जाता है, या। तो जैसे हम जाति में या लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन जातियां हो जाएगा। तो बहुत सारी जातियां होती हैं। ऐसे ही जैसे अपन देखें तिथि, ऐसे ही अगला शब्द आ जाता है या अगली संज्ञा होती है कि तिथि, ठीक है, तिथि। तो तिथि यहाँ पर क्या है, एक वचन है। अब इसको बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम तिथि में या जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तिथियां हो जाती है। तो तिथियां यहाँ पर कैसा शब्द है, बहुवचन है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो तिथि होता है ये एक वचन शब्द होता है, इसमें हम क्या जोड़े कि ये बहुवचन बन जाए। तो आपको कई प्रकार के शब्द ऑप्शन में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, या जोड़ देते हैं तो या जोड़ने से यह बहुवचन बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला, इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, नदी है, ठीक है। इसके बाद फिर नदी के अलावा और भी बहुत सारे अपन देखते हैं कि जैसे कुछ शब्द में नारी आ जाती है, नारी। तो नारी में इसके अंत में क्या है, तो नारी के अंत में यहाँ पर बड़ी ई होती है। अब बड़ी ई है तो इसको क्या कहेंगे हम, ईकारांत। अब जब हम इसमें या लगा देंगे और र में छोटी की मात्रा हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा फिर, नारियाँ। ये क्या हो जाएगा, नारियाँ, ठीक है। तो नारियाँ यहाँ पर क्या सा शब्द है, ये बहुवचन शब्द होता है। ऐसे ही ऐसे फिर अगला उदाहरण अपन देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरणों में जैसे खिड़की आ जाती है, खिड़की। तो खिड़की यहाँ पर कैसा शब्द होगा फ्रेंड, तो खिड़की यहाँ पर एक वचन है। अब इसे बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो बहुवचन बनाने के लिए हम देखेंगे कि जो खिड़की होती है तो खिड़की में क में छोटी की मात्रा लग जाती है और इधर या, ये चंद्रबिंदु वाला या हो जाता है। तो ये खिड़कियाँ मतलब बहुत सारी खिड़कियाँ हो जाती हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला अपन देखते हैं जैसे टोपी, ठीक है। अगला शब्द क्या है यहाँ पर, टोपी। तो टोपी में अगर हम या जोड़ देंगे और इसमें प में छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, टोपियाँ। तो यहाँ पर टोपी एक वचन शब्द होता है और जबकि जो टोपियाँ होता है यह बहुवचन शब्द होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो टोपी शब्द होता है यह एक वचन है, इसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या इसमें जोड़े कि बहुवचन बन जाए। तो आपको ध्यान रखने पड़ेगा इसमें क्या जोड़ेंगे अपन, या। तो ये क्या हो जाएगा, इससे बहुवचन बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए ऐसे अगला आ जाता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आकारांत वाले होते हैं, आकारांत। तो कुछ शब्द होते हैं या जो भी ऐसे शब्द होते हैं, तो जिन शब्दों, ठीक है, जिन शब्दों, ठीक है, तो जिन शब्दों में आकारांत होता है, आकारांत क्या होता है, आकारांत होता है। तो जिन शब्दों में आकारांत होता है मतलब उसके अंत में क्या होगा, आ होगा, आकारांत होता है, तो ए लगाकर, ठीक है, क्या लगाकर, ए, तो ए लगाकर उसे बहुवचन बनाया जाता है। तो ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं कि जिसके अंत में क्या होगा, तो जिनके अंत में आ होगा, मतलब जिसके अंत में आकारांत होता है, आ होता है, तो उसे हम ए या ए उसमें जोड़कर उसे बहुवचन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें एक वचन और फिर उसके बाद में इससे बहुवचन कैसे बनाया जाएगा, एक वचन और उसके बाद फिर बहुवचन। तो एक वचन में हम देखते हैं कि जैसे माता, माता, तो माता यहाँ पर क्या है, ये एक वचन शब्द होता है। फिर इसका बहुवचन कैसे बनेगा, तो इसका बहुवचन हो जाएगा माताएं, क्या हो जाएगा, माताएं। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके अलावा और भी इसमें शब्द आते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों में, ठीक है, तो जिन शब्दों में आकारांत, तो जिन शब्दों में आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती हैं, जिन शब्दों में आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती है उनमें ओ या ए मतलब चंद्र बिंदु, ठीक है, ओ या ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुवचन बनाया जाता है। आ रहा समझ में। अब इसमें क्या होगा, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में आ होगा पर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और इसमें अगर हम ओ जोड़ेंगे या ए जोड़ेंगे तो वह बहुवचन हो जाता है। देखिए इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। उदाहरण, तो एक वचन और उसका फिर बहुवचन कैसे बनेगा, बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। तो इसमें देखते हैं कि जैसे माता, तो माता यहां पर क्या है, एक वचन, और इसके अंत में क्या आ रहा है, आ, तो इसलिए ये क्या होगा, आकारांत। तो इसको हम बहुवचन यदि बनाना चाहते हैं तो बहुवचन कैसे बनेगा ये शब्द, तो इसका हम बना लेंगे माताओं, क्या बन जाएगा, माताओं, और इसी का हम बना सकते हैं माताएं, दोनों होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला शब्द आ जाता है, जैसे कथा, तो कथा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। इसके अंत में यदि हम ओ लगा देंगे, कथाओं, तो ये क्या हो जाएगा, कथाओं, या फिर कथाएं। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि इससे बहुवचन हम बना सकते हैं। ऐसे ही जैसे माला, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। इसका यदि हम बहुवचन बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, तो इसका यदि हम बहुवचन बनाना चाहते हैं तो इसका बहुवचन बनेगा मालाओं या मालाएं, ठीक है, मालाओं या मालाएं। इसके बाद फिर ऐसे ही हम देखते हैं कि और भी शब्द आते हैं, जैसे कामना, तो कामना यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन होता है। इसको हम यदि बहुवचन बनाना चाहेंगे तो इसमें ओ लगाकर इसे बहुवचन बनाया जा सकता है, या ए लगाकर इसे बहुवचन बनाया जा सकता है। कैसे,
तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर कामना, तो कामनाओं, ठीक है, ओ लगा दिया तो क्या हो गया बहुवचन। फिर इसके बाद में ए लगा देंगे तो भी क्या हो जाएगा बहुवचन। तो कामना, कामनाएं और कामनाओं। ऐसे ही एक शब्द और आता है शुभकामना, ठीक है, शुभकामना। तो ये शुभकामना भी कैसा शब्द है, एक वचन और स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो इसके अंत में यदि हम ओ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा शुभकामनाओं, ठीक है, शुभ कामनाओं या शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी स्त्रीलिंग अकारांत प्रत्यय होते हैं या जो भी स्त्रीलिंग और अकारांत शब्द होते हैं या संज्ञाएं होती है, ठीक है, तो इन सब के अंत में हम देखते हैं कि इन सभी के अंत में क्या है, तो इन सभी के अंत में आ है। तो ये क्या होंगी अकारांत संज्ञाएं होंगी और एक वचन है। तो इन्हें बहुवचन बनाना है तो या तो इसमें ओ जोड़ देंगे या फिर हम ए जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब बहुवचन बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखें अगला, अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं और कुछ होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो देखिए इसमें नित्य एक वचन क्या है और नित्य बहुवचन क्या होता है। नित्य एक वचन, तो नित्य एक वचन का मतलब होता है कि वे संज्ञाएं जो बहुवचन में होते हुए भी एक वचन में प्रस्तुत की जाती है। आ रहा समझ में। तो कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जो बहुवचन में होती है परंतु उन्हें हमेशा एक वचन में हम लिखते हैं। तो कैसे, ये देखिए नित्य एक वचन, तो वे संज्ञाएं जो बहुवचन में होते हुए भी बहुवचन में होते हुए भी एक वचन में प्रस्तुत की जाती है या प्रयोग में लाई जाती है। तो ये कैसे, तो कुछ ऐसी संज्ञाएं होती जो है बहुवचन लेकिन उसे हमेशा हम एक वचन में प्रस्तुत करते हैं। कैसे, तो हमने बोला कि जैसे जनता, अब ये जनता कैसा शब्द है, जनता यहाँ पर ये अपने आप में बहुवचन है लेकिन हम इसको एक वचन के रूप में इसे प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, तो जनता मतलब कोई एक आदमी नहीं होता है, जनता मतलब कोई एक लेडीज या कोई एक जेंट्स नहीं होता है, ये बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहुत सारे लोग जब आ गए तो वो क्या हुआ बहुवचन, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि हम इसको बहुवचन होते हुए भी हम इसको किस में प्रस्तुत करते हैं, इसको हम एक वचन में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही जैसे भीड़, तो भीड़ भी यहाँ पर क्या है, तो भीड़ भी कई लोगों का समूह होता है लेकिन हम इसको किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक वचन में। हम इसको कभी नहीं बोलते कि भीड़ हो गए, जनता हो गई, हम यही बोलते हैं कि नहीं कि जनता थी, भीड़ थी। तो ये हमेशा किस रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो ये हमेशा एक वचन में प्रस्तुत होते हैं। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है नित्य एक वचन। ऐसे ही एक और होता है नित्य बहुवचन। अब नित्य बहुवचन क्या होता है, तो थोड़ा सा और देखिए इसमें नित्य एक वचन, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर नित्य एक वचन। अब नित्य एक वचन का मतलब क्या होता है, तो कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है कि जो बहुवचन होते हुए भी एक वचन में प्रयोग उनका किया जाता है, ठीक है, उसे हम नित्य एक वचन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो कुछ ऐसी संज्ञाएं जो बहुवचन होते हुए भी एक वचन में उनका प्रयोग किया जाता है, एक वचन में उनका प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो नित्य एक वचन क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है कि जो बहुवचन होती है परंतु वे हमेशा एक वचन में प्रस्तुत की जाती है। अब ऐसे कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, तो देखिए इसमें जैसे मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ, उदाहरण जो है बहुवचन
लेकिन उन्हें हमेशा एक वचन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर जनता, जनता, फिर लिखा हमने जैसे भीड़, जनता, भीड़, माल, फिर इसके बाद सामान, इसके बाद सामग्री। तो इस प्रकार की जो संज्ञाएं होती हैं तो ये है क्या, बहुवचन होती है, लेकिन हमेशा इनको एक रूप में या हमेशा इन्हें एक वचन में ही इन्हें प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी संज्ञाओं को हम किस में रखते हैं, नित्य एक वचन में। तो अब देखिए इसमें जनता, अब जनता यहाँ पर क्या है, तो जनता यहाँ पर है बहुवचन। हम देखें कि जनता कभी एक व्यक्ति से मिलकर होती है कि नहीं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जनता, तो कई लोगों का समूह होता है जनता, लेकिन हम ये बोलते हैं कि जनता आए थे, नहीं बोल सकते, हमको एक वचन में ही बोलना पड़ेगा कि बहुत सारी जनता थी। आ रहा समझ में, हम ये बोलेंगे कि बहुत सारी जनता थी, जनता में इतने लोग थे, लोगों का नाम लेंगे तो थे बोलेंगे, बाकी हम यही बोलेंगे जनता इकट्ठी हुई थी। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर दूसरा था भीड़, तो भीड़ भी कई लोगों का समूह होता है, लेकिन हम यही कहेंगे कि बहुत भीड़ थी। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला जाता माल, तो माल ये एक चीज़ नहीं होती है, कोई एक सामान नहीं होता है, बहुत सारा होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, तब जाकर वह माल कहलाता है। आ रहा समझ में। तो माल यहाँ पर एक वचन होता है, तो भले ही आप इसमें कितने ही सामान इकट्ठा करके रख दीजिए, तो कई सामान इसमें रखे जाएंगे, तो जो बहुत सारा सामान अपन उसमें रख रहे हैं तो ये बहुवचन है। लेकिन हम यहाँ पर जब बोलते हैं माल, तो ये जो माल शब्द होता है, ये माल शब्द एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे दुकान में बहुत सारा माल भरा है, तो दुकान में बहुत सारा माल भरा है मतलब है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम क्या बोलेंगे माल, तो माल जो शब्द है वह एक वचन होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए माल किस प्रकार का शब्द होता है, तो यह एक वचन होता है। इसके बाद फिर ऐसे ही दूसरा अपन देखते हैं सामान, तो सामान ये बहुवचन होते हुए भी इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। कैसे, तो हमने बोला कि घर में बहुत सामान रखा है, तो घर में बहुत सामान रखा है तो मतलब क्या है, कोई एक चीज़ थोड़ी ना रखी है, बहुत सारी चीज़ें रखी है, तब जाकर हम कह रहे हैं कि घर में सामान रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें रखी है, ढेर सारी चीज़ें रखी है, लेकिन फिर भी हम सामान को एक वचन में ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सामान शब्द होता है ये एक वचन शब्द होता है, इसलिए हमको बोलना पड़ता है कि सामान रखा है, बहुत सारा सामान आया है, बहुत सारा सामान गया है, बहुत सारा माल भेजा है। आ रहा समझ में। तो ये सब एक वचन संज्ञाएं होती हैं। ऐसा तो है बहुवचन, लेकिन इनको हमेशा हम एक वचन में ही प्रयुक्त करते हैं। फिर इसके बाद में अगली आती है सामग्री। तो अपन देखते हैं किचन में बहुत सारी सामग्री रखी रहती है, तो किचन में बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है, लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि बहुत सारी सामग्री रखी है। हवन के लिए अपन देखते हैं, तो हवन के लिए बहुत सारी सामग्री इकट्ठी की जाती है, तो बहुत सारा सामान होता है ऐसा हवन के लिए भी, लेकिन हम उसमें यही बोलते हैं कि बहुत सारी हवन सामग्री रखी है। क्या हम ये बोलते हैं कि सामग्री रखे हैं? नहीं, बहुवचन का हम इसमें उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो सामग्री तो बहुत सारी है, कई प्रकार की चीज़ें रखी है, लेकिन हम उनके लिए सामग्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो सामग्री शब्द होता है यह एक वचन होता है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जो बहुवचन होते हुए भी उन्हें एक वचन में प्रस्तुत किया जाता है या एक वचन में उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसी संज्ञाओं को हम नित्य एक वचन में रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नित्य बहुवचन। अगला देखिए इसमें नित्य बहुवचन, नित्य बहुवचन। अब ये नित्य बहुवचन क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कुछ संज्ञाएं एक वचन होते हुए भी उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। तो देखिए इसमें कैसे, तो कुछ संज्ञाएं एक वचन होते हुए भी उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। उनका प्रयोग
बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्या होता है, तो बहुत सारी संज्ञाएं हैं जो बहुवचन में होती है, पर एक वचन में होती है, परंतु उसे हम बहुवचन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझिए आप। जैसे मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर बताता हूँ, तो ये जो कुछ शब्द मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये लगते तो है कि हमको एक वचन में होंगे, परंतु उन्हें हमेशा बहुवचन में प्रस्तुत किया जाता है, बहुवचन में उनका हमेशा प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे हमने लिखा यहाँ पर आंसू, इसके बाद में लिखा मैंने प्राण, इसके बाद लिखा फिर मैंने दर्शन, इसके बाद लिखा फिर मैंने मेघ। ठीक है, मेघ, इसके बाद फिर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ये कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो हमेशा एक वचन में होते हुए भी इन्हें बहुवचन में प्रस्तुत किया जाता है, या इन्हें हमेशा बहुवचन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो हमने देखा यहाँ पर आंसू, तो जब भी हम आंसू बोलेंगे तो आंसू टपक पड़े, आंसू आ रहे हैं, इस प्रकार से इसका बहुवचन में बनाकर बोलते हैं कि नहीं हम लोग। जैसे कई बार बच्चा रोता है तो हम उसको बोलते हैं कि आंसू निकल रहे हैं, ये हम बोलते हैं कि आंसू आ रहा है, ऐसे बोलते हैं क्या कभी? नहीं। तो यहाँ पर आंसू है तो एक वचन, लेकिन इसे हमेशा किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? हमेशा इन्हें बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही फिर अगला आ जाता है यहाँ पर प्राण। ठीक है, प्राण, तो प्राण यहाँ पर कैसा शब्द है? तो यह प्राण है तो एक वचन, लेकिन इसे हमेशा बहुवचन में प्रस्तुत किया जाता है, बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो हमने बोला कि मोहन के प्राण निकल गए, हम ये बोलते हैं क्या कि मोहन के प्राण निकल गया? नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राण होता है इसे हम किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? इसे हम बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें हम बोलते हैं कि प्राण निकल गए। इसके बाद फिर अगला आ जाता है दर्शन। तो दर्शन है तो एक वचन शब्द, लेकिन इसे हमेशा बहुवचन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए, बोलते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर दर्शन है तो एक वचन शब्द, लेकिन इसे हमेशा किस रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका हमेशा बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आता मेघ। तो मेघ का मतलब ऐसे बादल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? जैसे कि मेघ, काले मेघ आए हैं, या मेघ गर्जना कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेघ है तो एक वचन, लेकिन उसे हम यहाँ पर किस रूप में प्रयोग में लाते हैं? तो इसे हमेशा हम बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें लास्ट हस्ताक्षर। तो जब कोई भी व्यक्ति हस्ताक्षर करता है तो हम क्या बोलेंगे कि हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर कर दिए। हम ऐसा बोलते हैं क्या कि हस्ताक्षर कर दिया था? नहीं। ठीक है, तो इसको सही किस रूप में हम बोलते हैं? तो हम बोलते हैं कि हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर कर दिए थे। आ रहा समझ में? तो जो हस्ताक्षर शब्द होता है इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? तो इसका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं। तो कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो एक वचन में होते हुए भी उन्हें बहुवचन में उनका प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में प्रस्तुत की जाती है। ऐसी संज्ञा को हम, या ऐसे वचन को हम नित्य बहुवचन कहते हैं। तो नित्य बहुवचन का मतलब जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो है एक वचन, लेकिन हम उनका जब सम्मान करते हैं तो बहुवचन में उसको बोलना पड़ता है। जैसे, तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे पिताजी। ठीक है, पिताजी। अब पिताजी कैसा शब्द है? तो पिताजी यहाँ पर एक वचन शब्द है, एक वचन शब्द है पिताजी, लेकिन जब हम सम्मान पूर्वक बोलेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे पिताजी आए थे, तो बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग करना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पिताजी है तो एक वचन, लेकिन जब हम सम्मान करते हैं, सम्मान करके बोला जाता है, तब इसे हमें क्या बोलना पड़ेगा? तो तब हमें बोलना पड़ेगा पिताजी आए थे, पिताजी गए थे, बहुवचन में इसका प्रयोग करना पड़ेगा। पिताजी आए थे, पिताजी गए थे। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर
ऐसे ही एक और शब्द आता है अनेक। तो अनेक तो अपने आप में बहुवचन होता है, लेकिन लोग जबरदस्ती अनेकों 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 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, कैसे? तो याद रखिएगा, हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि जैसे अनेक शब्द होता है, तो ये अनेक शब्द तो अपने आप में क्या है, तो ये अपने आप में बहुवचन होता है। आपको अलग से कोई बहुवचन शब्द बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये आ रहा समझ में? तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो अनेक शब्द होता है, यह तो खुद अपने आप में क्या है, तो यह तो खुद अपने आप में बहुवचन है, इसको अलग से बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं कि अनेक शब्द के स्थान पर अनेकों अनेकों बोलते हैं, जो कि गलत होता है। तो हम यदि इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कभी, तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ अनेक लोग आए थे, वहाँ अनेक लोग आए थे। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ये गलती करता है कि ये अनेक की जगह अनेकों लिख लेता है। क्या कर देता है? अनेकों, जो कि गलत होता है। तो ये अनेकों यहाँ पर अशुद्ध होता है, इसका उपयोग ना करें आप, क्योंकि अनेक खुद अपने आप में बहुवचन होता है, तो आपको अलग से उसका बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो जब भी आप बोले कभी भी कोई किसी भी वाक्य में, तो आपको बोलना होगा कि वहाँ अनेक लोग आए थे, न कि अनेकों लोग आए थे। अगर अनेकों बोल रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन। ठीक है, तो ये वचन का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आपको कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा वचन है, एक वचन है कि बहुवचन, और क्या इसमें जोड़े कि एक वचन से इसको बहुवचन बना दिया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर कौन सा शब्द नित्य एक वचन होता है, कौन सा शब्द नित्य बहुवचन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।